एपिसोड वहीं से कंटिन्यू होगा जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाकर जरूर देखें। तलवार मोड को लगती है और एक बड़ा धमाका होता है। केसनर डेज़ली की तारीफ करता है कि उसने मौका का फायदा उठाया जब मोड ने अपनी सुरक्षा ढीली छोड़ी, लेकिन वेरार परिवार का सबसे मजबूत हथियार और रक्षा उनका शरीर है। तलवार का प्रहार जो हथियारों पर निर्भर करता है, उनके लिए जो अपने दिव्य खून को जगा चुके हैं, एक हल्के से गुदगुदी जैसा होगा। तलवार मोड को लगती है पर उस पर एक भी खरोंच नहीं आती। मोड डेज़ली की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसका कोई हक नहीं इंस्ट्रक्टर बनने का। डेज़ली टूट जाता है ये देखकर कि बैटलफील्ड पर दशकों की तालीम का स्वॉर्ड इंपल्स मोड पर कोई असर नहीं कर रहा। डेज़ली फिर अपनी तलवार को पागलों की तरह मोड पर चलाने लगता है, पर तलवार के प्रहार का मोड पर कोई असर नहीं होता। मोड डेज़ली के करीब आता है और कहता है कि वो उससे निराश है, इतना कमजोर होने के बावजूद भी वो अपने आप को सबसे ऊपर समझता था। डेज़ली गुस्से में आकर कहता है, मोड तू कौन होता है मुझसे ऐसे बात करने वाला। ये कहते हुए डेज़ली अपनी तलवार जोर से चलाता है, लेकिन मोड अपने हाथ से तलवार को पकड़ लेता है और पूछता है, क्या तुझे लगता है कि ऐसे हमला काम करेगा। मोड कहता है कि उसके पास लड़ाई का खून है और वो अपने हाथ से लड़ता है क्योंकि कोई भी हथियार उसके शरीर से मजबूत नहीं। फिर मोड डेज़ली की तलवार में मना भर देता है जो डेज़ली के अंदर भी घुस जाता है। डेज़ली तेज दर्द से चिल्लाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो मोड से इल्तिजा करता है कि वो रोक दे। मोड फिर तलवार को छोड़ देता है और डेज़ली घुटनों के बल गिर जाता है। मोड उससे कहता है कि वो अपनी हार मान ले तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन अगर वो हार मानने से इनकार करता है तो वो सच में उसे मार देगा। डेज़ली को समझ आ जाता है कि उन दोनों के बीच का पावर गैप कितना ज्यादा है और वो कभी उससे जीत नहीं सकता। इसलिए वो अपना सिर झुकाता है और अपनी हार मान लेता है। ये देखकर ट्रेनीज खुशी से चिल्लाने लगते हैं कि मोड ने इंस्ट्रक्टर को हरा दिया। केसनर देख रहा होता है और सोचता है कि मोड कितना मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि वेरार के एक नाजायज औलाद होने के बावजूद उसने अपने दिव्य खून को सिर्फ 8 दिन में जगा लिया है और अपने इंस्ट्रक्टर की विल को गॉड ऑफ कॉम्बैट के स्पिरिट के साथ मार दिया है। केसनर मुस्कुराता है और ट्रेनिंग फैसिलिटी से चला जाता है। ट्रेनी सब मोड के लिए चीयर कर रहे होते हैं और एक लड़की जो लड़ाई को देख रही थी सोचती है कि मोड वाकई कमाल का है और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे मॉन्स्टर को यहाँ देखेगी। उस लड़की का नाम अर्ना वेरार है और वो वर्नार्ड के साथ में ट्रेडिशनल ब्लड लाइन में से एक है। फिर आर्च ड्यूक वर्नार्ड के महल में हम देखते हैं कि मोड आर्च ड्यूक के सामने खड़ा है। आर्च ड्यूक कहता है कि उसने सुना है कि वो ऑफिशियली एक वॉरियर बन गया है और गॉड ऑफ कॉम्बैट स्पिरिट को आसानी से पार कर लिया है। मोड झुकता है और कहता है कि जो कुछ भी उसने सुना है वो सच है और अब वो अपना इनाम लेने आया है। आर्च ड्यूक कहता है कि वो काफी डेयरिंग है और पूछता है कि क्या उसने गॉड ऑफ कॉम्बैट स्पिरिट को सिर्फ एक वॉरियर बनने के लिए रिक्वेस्ट की थी। मोड जवाब देता है कि वो इंस्ट्रक्टर को अपनी ड्यूटीज त्यागना देखकर और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आर्चड्यूक अपने तख्त से उठकर सीढ़ियां उतरता है और कहता है कि उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेरार का मानना है कि जो मजबूत है वही सही है। फिर वो मोड के सामने आता है और अपना मना प्रकट करता है और पूछता है कि मोड ने अपनी ताकत पहले क्यों छुपाई। मोड जवाब देता है कि वो सिर्फ मना का इस्तेमाल संभल कर रहा था जब उसने इम्पल्स का उपयोग किया। आर्चड्यूक समझ जाता है कि ये झूठ है, पर वो उसे छोड़ देता है और मुस्कुराता है। फिर वो मोड से पूछता है कि क्या उसका गॉड ऑफ कॉम्बैट की ग्रेव में दाखिल होने का फैसला अब भी वही है। मोड कहता है हाँ वही है। ये सुन के आर्चड्यूक का एक अधिकारी उससे मोड के फैसले को दोबारा सोचने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि मोड को गॉड ऑफ कॉम्बैट की ग्रेव को चैलेंज करने देना। बिफोर ऑफिशियली अनाउंस्ड वॉरियर्स आएंगे, बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी। ये सुनते ही आर्चड्यूक ने एक डेडली लुक दी और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने फैसले पर दोबारा सोचने को कहने की। उसका सबऑर्डिनेट डर गया, अपना सिर झुका लिया और आर्चड्यूक से माफी मांगने लगा। आर्चड्यूक ने कहा, ए प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, और वो मोड को कॉम्बैट के गॉड के ग्रेव को चैलेंज करने की परमिशन देगा, चाहे उसे पता न हो कि मोड क्या चाह रहा है। उसने मोड को वहां जाने की इजाजत दे दी। मोड घुटनों पे बैठ गया और आर्चड्यूक का शुक्रिया अदा किया। उसने मुस्कुराया क्योंकि अब उसको अपना पहला वर्ल्ड फ्रैगमेंट कलेक्ट करने का मौका मिल रहा था। उसके बाद केसनर मोड को कॉम्बैट के गॉड के ग्रेव के एंट्रांस तक ले गया। केसनर ने मोड को बताया कि सिर्फ एक आदमी एक टाइम पर अंदर जा सकता है और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो मर नहीं जाता कोई और वहां नहीं जा सकता। मोड को पता था कि कॉम्बैट के गॉड का ग्रेव आर्चड्यूक के बेसमेंट में है, पर उसने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा होगा। केसनर फिर बोलता है कि उसने नहीं सोचा था कि मोड उससे पहले चैलेंज करने का मौका पाएगा। मोड अग्री करता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी अपना चांस मिलेगा। ये सुनकर केसनर मोड से कहता है, इतना सरप्राइज मत हो, ये सब तुम्हारी हार्ड ट्रेनिंग का रिजल्ट है। उसने ये भी कहा कि वो चाहता है कि मोड बिना चोट के वापस आए। मोड एंट्रांस की तरफ चलने लगता है और केसनर को कंसर्न दिखाने के लिए थैंक्स बोलता है। जैसे ही वो गेट के करीब खड़ा होता है, उसको गेट से आने वाली औरत थोड़ी अजीब लगती है। वेरार डची के मिथ्स के हिसाब से कॉम्बैट के गॉड वेरार कभी मौत का सामना नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपनी किस्मत एक इंसान के रूप में पूरी की और इस दुनिया को सिर्फ एक गॉड बनने के लिए छोड़ा। कॉम्बैट के गॉड के ग्रेव का नाम सिर्फ एक नाम है जो वेरार ने दिया था, इसका असली मतलब कुछ और है। कॉम्बैट गॉड वेरार के इंसानी रूप की जगह जहां उनके रेमनेंट्स हैं। ये सोचते हुए मोड अपना हाथ गेट पर रखता है और गेट खुल जाता है और अंदर से एक ब्राइट व्हाइट लाइट निकलती है।
मॉड गेट के अंदर चलना शुरू करता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसके दिमाग में आता है कि 7 साल बाद एडन एक वर्ल्ड फ्रैगमेंट यहाँ से पाने में सफल हो जाता है नॉवल के हिसाब से, लेकिन इस वक्त तक वर्ल्ड फ्रैगमेंट अभी भी यहाँ होना चाहिए। ये सोचकर मॉड अंदर चला जाता है और गेट बंद हो जाता है। अंदर जाने के बाद मॉड शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये जगह नॉवल में जो डिस्क्राइब की गई थी उससे बिल्कुल अलग है। कॉम्बैट के गॉड के ग्रेव के अंदर 6 अलग लेआउट्स हैं, पर नॉवल में जो पैटर्न आया था वो सिर्फ एक था। मॉड सोचता है कि चाहे जो भी लेआउट हो, हर एक में एक सील होती है और उसे सिर्फ वो सील ढूंढनी है। सील एक स्टोन स्टैचू है जो कॉम्बैट के गॉड की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मॉड स्टैचूज ढूंढने के लिए घूमने लगता है। जब वो घूम रहा होता है उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है। वो मुड़ता है और देखता है कि 2 हेलहाउंड्स उसका पीछा कर रहे हैं। दोनों हेलहाउंड्स उसे घेर लेते हैं और वो मॉड पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। जब एक हेलहाउंड मॉड पर अटैक करने वाला होता है, मॉड अपने हाथ का यूज करता है और उसके सिर पर पंच मारकर उसका सिर तोड़ देता है। फिर वो और पंच से दूसरे हेलहाउंड को मार देता है, उसके बॉडी को छेद कर। उसके बाद मॉड फिर सील ढूंढने लगता है। थोड़ी देर तक घूमने के बाद उसके सामने एक बड़ी 2 सिर वाली ओगर की स्टैचू आती है। ये देखकर मॉड समझ जाता है कि ये पहली सील है और ये वही मॉन्स्टर है जिसे कॉम्बैट के गॉड वेरार ने अपने जवानी के दिनों में मारा था। मॉड स्टैचू को ध्यान से देखता है और वेरार का एक छोटा स्टैचू ओगर के ऊपर देखता है। क्योंकि स्टैचू काफी ऊंचाई पर था, मॉड अपनी माना का इस्तेमाल करता है और ओगर के शोल्डर पर जंप कर लेता है। मॉड ने जब वेरार की मूर्ति को पास से देखा तो उसे लगा कि यह मूर्ति तब की है जब वेरार 10 साल का था। ये देखकर उसे समझ आया कि वेरार के वंशज इतने बड़े क्यों होते हैं। फिर मॉड अपनी डिवाइन ब्लड पावर एक्टिवेट करता है। अपनी कलाई काटकर कुछ बूंदे खून की मूर्ति के सिर पर गिरा देता है। ये करने के बाद मॉड सोचता है कि अगर उसके पास पहले से कोई क्लू नहीं होता तो ये ढूंढना उसके लिए कितना मुश्किल होता। और यह भी सोचता है कि अनसीलिंग का तरीका कितना अजीब है, क्योंकि डिवाइन ब्लड जागने के बाद कौन सोचेगा कि युद्ध के देवता की मूर्ति के सिर पर खून गिराना है। उसके बाद मॉड मूर्ति से कूदता है और खुश होता है कि वो पहला इंसान है जिसने इसे हासिल किया है। फिर वो अगले सील की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही मॉड वहां से निकलता है, मूर्ति का सिर टूटना शुरू होता है और उसकी आंखें मॉड को देखती हैं। आगे चलते हुए मॉड अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर से लड़ता है। एक बड़े से हरे सांप, कुछ हेलहाउंड्स और स्केलेटन वॉरियर्स से। स्केलेटन वॉरियर्स को एक किक मारकर वो मार देता है। जैसे ही वो और गहरा जाता है, मॉन्स्टर्स लगातार उसके सामने आने लगते हैं। मॉड फिर से एक हरे सांप के सामने होता है, लेकिन अब वो सांप के अटैक्स को नहीं बचा पाता क्योंकि वो एक पतली गली में होता है। जब सांप अटैक करता है, मॉड अपनी दाहिनी मुट्ठी में मना को कंसंट्रेट करता है और एक पंच में सांप को मार देता है। ऊपर आसमान में कुछ बड़े मॉन्स्टर बर्ड्स घूम रहे होते हैं जो कि प्रॉब्लम बना सकते हैं अगर वो मॉड पर अटैक करें, लेकिन मॉड को टेंशन नहीं होती क्योंकि ये बर्ड्स सिर्फ उन्हीं पर अटैक करते हैं जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और मॉड तो जमीन पर चल रहा होता है। अब तक मॉड 5 सील्स ढूंढ चुका होता है और अब बस एक सील और ढूंढना होता है जिससे वो वर्ल्ड फ्रैगमेंट को हासिल कर सके। मॉड और आगे जाता है और गहरा जाता है। जैसे जैसे वो और अंदर जाता है, वो और ज्यादा मना को महसूस करता है। मॉड अब तक मॉन्स्टर्स से लड़ते लड़ते थक चुका होता है और उसके पास अब ज्यादा मना भी नहीं बचा होता क्योंकि उसने अपनी डिवाइन ब्लड पावर 5 बार यूज की होती है। आखिरकार मॉड 6ठी सील के सामने पहुंचता है और उसके सामने एक बड़ी ड्रैगन की मूर्ति होती है। मूर्ति इतनी बड़ी होती है कि सिर्फ उस पर चढ़ने में ही काफी मुश्किल होती है। जैसे ही वो मूर्ति को देख रहा होता है, एक जोर की आवाज होती है और जब वो पीछे देखता है तो एक बड़ा ओगर उसकी तरफ आ रहा होता है। मॉड ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ओगर अचानक से आया होता है। ओगर एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जिसे एक मैजिक फाइटर जो स्वॉर्ड इंपल्स सीख चुका हो उसे भी मुश्किल से हरा सके। ओगर का शरीर मना से घना होता है और उसकी फिजिकल बॉडी फिजिकल रीइंफोर्समेंट लेवल 1 के बराबर होती है। ओगर चिल्लाता है और मॉड पर अटैक करता है, लेकिन मॉड जल्दी से बच जाता है। अटैक जमीन पर लगता है और जमीन टूट जाती है। ओगर आमतौर पर 4 मीटर के होते हैं, लेकिन यह वाला 5 मीटर से भी लंबा होता है। ओगर फिर से मॉड पर अटैक करता है और मॉड फिर से बच जाता है। मॉड मना कंसंट्रेट करके ओगर के चेहरे पर मुक्का मारता है जिससे ओगर के मुंह से खून निकलता है। ओगर मॉड को अपने हाथ से पकड़कर दीवार पर फेंक देता है। मॉड उड़कर दीवार से टकराता है और उसके मुंह से खून निकलता है। मॉड समझ जाता है कि इम्पल्स से वो ओगर को नहीं हरा सकता। ओगर उसके पास आता है और एक जोर का मुक्का मार देता है, लेकिन उस मुक्के से मॉड को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि मॉड सही समय पर अपनी डिवाइन ब्लड पावर एक्टिवेट कर लेता है जिससे ओगर हवा में उड़कर जमीन पर गिरता है। मॉड फिर ओगर की तरफ चलता है, लेकिन ओगर जल्दी से उठकर चीखने लगता है। मॉड उछलकर आसमान में जाता है और इम्पल्स से ओगर पर अटैक करता है। अटैक ओगर के सिर पर लगता है और ओगर का सिर फट जाता है। मॉड सोचता है कि वो डिवाइन ब्लड का इस्तेमाल किए बिना ओगर को हरा देगा, लेकिन उसने ज्यादा घमंड कर लिया था। उसके बाद वो ओगर के शरीर से उतरता है और ड्रैगन की मूर्ति के सिर पर जाकर कूदता है। वहां पर उसे गॉड ऑफ कॉम्बैट की मूर्ति दिखती है जो ड्रैगन के ऊपर है और उसे यह अजीब लगता है कि मूर्ति की ऊंचाई आर्चड्यूक वेरार से छोटी क्यों है, जो 2.5 मीटर का है। मॉड ने फिर इस बात को साइड में रखने का फैसला किया और सील खोलना शुरू किया। वह अपना खून मूर्ति के सिर पर गिराता है और सोचता है कि आखिरकार दुनिया का टुकड़ा उसका होने वाला है।
वह थोड़ी देर इंतजार करता है लेकिन कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत किया है, क्योंकि उपन्यास के हिसाब से तो मॉड को अब तक दुनिया का टुकड़ा मिल जाना चाहिए था। फिर मॉड निकलने लगाता है क्योंकि वह देखना चाहता है कि क्या बाकी सील सही से खुले हैं। जब वह निकलने ही वाला होता है तो पीछे से एक आवाज आती है जो कहती है कि उसने मॉड से गुस्सा होने की उम्मीद की थी, क्योंकि वह उसका वंशज है। ये सुनकर मॉड जल्दी से पलट जाता है और देखकर शॉक हो जाता है कि मूर्ति जिंदा हो गई है। मॉड ने गॉड ऑफ कॉम्बैट के कब्र में इसलिए कदम रखा था क्योंकि उसने याद किया था कि एडन के अंदर एक दुनिया का टुकड़ा छुपा हुआ था, इसलिए उसे इन घटनाओं का पता नहीं होना चाहिए था अगर यह उपन्यास में नहीं लिखा गया होता। लेकिन मॉड यह नहीं मान सकता था कि एक पत्थर की मूर्ति ऐसे चल सकती है। उसने सोचा कि यह एक छिपी हुई ट्रेल है। मॉड ने पूछा, तुम कौन हो? पुराना आदमी जवाब नहीं देता और कहता है कि उसे मॉड की ऊर्जा पसंद है और उससे पूछता है कि वह कितना बड़ा है। मॉड गुस्सा होता है और अपने डिवाइन ब्लड को जगाता है और पहले जवाब देने को कहता है। मॉड की जागती हुई स्थिति देखकर पुराना आदमी इम्प्रेस होता है। मॉड फिर आदमी को पंच करता है, लेकिन उसका पंच उस आदमी पर कोई असर नहीं करता। वह आदमी कहता है कि वह जल्दी कर रहा है, फिर उसकी तरफ हेडबट से मारता है। हेडबट से मॉड उड़ता है और एक दीवार से टकरा जाता है। आदमी मॉड की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अब वह उसे एक प्रॉपर ग्रीटिंग देगा। ये कहकर वह मॉड के पेट पर पंच करता है। पंच लगते ही मॉड आसमान से गिरता है और जमीन पर टकराता है, लेकिन उसे गंभीर चोट नहीं लगती। वह उठता है और चेहरे पर से खून पोंछता है, सोचता है कि क्या ये सब एक भूल भुलैया है। पुराना आदमी नीचे आता है और मॉड से पूछता है कि क्या उसे सच में नहीं पता कि वह कौन है। मॉड जवाब देता है कि उसे पता है कि वह गॉड ऑफ कॉम्बैट वेरार की पत्थर की मूर्ति है। आदमी मॉड को कहता है कि वह गलत है, वह गॉड ऑफ कॉम्बैट वेरार का छोड़ा हुआ है और उसका छाया है। ये सुनकर मॉड शॉक हो जाता है और याद करता है कि उपन्यास में गॉड ऑफ कॉम्बैट के कब्र में उसके इंसानी अस्तित्व के अवशेषों का जिक्र था। ये वह कब्र है जो उसके इंसानी रूप के लिए सबसे ज्यादा सुटेड है, न कि उसकी दिव्य रूप के लिए। लेकिन उपन्यास में यह रिकॉर्ड किया गया था कि उसकी जीवन की उपलब्धियों की पत्थर की मूर्तियां मौजूद थीं। मॉड समझता है कि वर्ण के अवशेष वही पत्थर की मूर्तियां हैं जो उसकी इच्छा से भरी गई थीं। मॉड सोचता है कि अगर यह इतना मुश्किल है तो वह अब उसे दिखाएगा कि यह हकीकत है और यह वाकई दर्द होता है। ये कहकर वह मॉड की तरफ दौड़ता है और उसे पंच करता है। मॉड पंच को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है। आदमी हंसता है और कहता है कि उसने सोचा था कि वह उससे कमजोर है। मॉड गुस्सा होता है और कहता है कि उसे मजाक नहीं करना चाहिए। आदमी कहता है कि उसे अभी भी लड़ने की ताकत है, परफेक्ट, यही उसने अपने वंशज से अपेक्षित किया था। पुराना आदमी यह कहकर मॉड पर पंच करता है। मॉड पंच को आते देखकर जल्दी से डॉज करता है और आदमी के पीछे चला जाता है। फिर वह एक इम्पल्स बॉल आदमी की तरफ फेंकता है। ये देखकर पुराना आदमी कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि वह ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल करेगा। पुराना आदमी फिर इम्पल्स बॉल को मार देता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो एरिया को गहरी धूल से ढक देता है। मॉड पुराना आदमी को सरप्राइज करने की कोशिश करता है, लेकिन पुराना आदमी उसे देख लेता है और उसका चेहरा पकड़कर उसे आसमान में उछाल देता है। तुम्हें ऐसे ट्रिक की जरूरत नहीं थी, पुराना आदमी कहता है और मॉड की तरफ जंप करता है। पुराना आदमी मॉड के नजदीक आता है और उसे जैसे पागल की तरह पंच करता है और कहता है कि उसे लोगों को हाथ से मारना पसंद है। मॉड सोचता है कि क्या वह सपने देख रहा है, क्योंकि उन दोनों की ताकत में इतना फर्क है कि अपने डिवाइन ब्लड पावर्स के बावजूद वह इस आदमी के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा। फिर वह आदमी मॉड को जमीन पर थोप देता है और अपने सीने पर बैठकर मॉड के चेहरे पर पंच करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद जब मॉड बेहोश हो जाता है तो आदमी अपने पंचेस बंद कर देता है और मॉड से उठकर एक अच्छी किक मार देता है। किक लगने पर मॉड दीवार से टकराता है और अपने हौसले को वापस पाता है। फिर आदमी मॉड से कहता है कि वह उससे निराश है, क्योंकि अगर यह एक असल लड़ाई होती तो वह अब तक मार चुका होता। मॉड उस आदमी से चीख कर कहता है कि वह अभी खत्म नहीं हुआ है। जब मॉड उठता है तो उसे ये देखकर हैरानी होती है कि उसका अवेकेन डिवाइन ब्लड स्टेट रिलीज हो रहा है। हाँ, क्या सिर्फ इतना ही काफी था तुम्हारे डिवाइन ब्लड स्टेट को खत्म करने के लिए? क्या मेरे सभी वंश इतने कमजोर हैं? पुराना आदमी पूछता है। फिर वह मॉड की तरफ बढ़कर कहता है कि इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है और पूछता है कि क्या मॉड को यकीन है कि वह कौन है अब? मॉड कहता है कि अगर वह असल में कॉम्बैट गॉड वेरार शैडो है। पुराना आदमी कहता है कि हाँ वह है और कहता है कि उसे वेरार के रूप में ट्रीट करे। आदमी कहता है कि उसने बहुत से चेहरे देखे हैं जो इस डंजन को चैलेंज किए हैं, लेकिन वह पहला है जिसने उसे अवेक किया। फिर वह मॉड से पूछता है कि कितना समय गुजर चुका है जब से वह अवेकेंड है। मॉड कहता है कि 500 साल हो गए। ये सुनकर आदमी हैरान हो जाता है और कहता है कि यह तो आसान पहेली नहीं थी। शायद कोई भी इसे अवेक नहीं कर पाया, क्योंकि जब तुम स्वर्ग गए थे तुम्हारे 2 पुत्रों में सक्सेसर को लेकर तकरार हो गई थी। जो हार गया उसने अपने अधिकांश लॉ लिस्ट्स और कुछ आर्टिफैक्ट्स तुम्हारे ले जा लिए। जब हारने वाले अपनी बदला लेने में असफल हुए तब उनमें से एक आर्टिफैक्ट खो गया जो इस जगह के राज रखता था। मॉड ये सब आदमी को बताता है। मॉड सोचता है कि जैसे नॉवेल में लिखा है, दूर भविष्य में कोई वह आर्टिफैक्ट्स गॉड ऑफ कॉम्बैट के रूइंस में पाता है और वही आदमी एडन की मदद करता है वर्ल्ड फ्रेगमेंट पाने में। मॉड की कहानी सुनकर आदमी शर्मिंदा होता है। फिर वह मॉड से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसे अवेक करने का क्या मतलब है। मॉड सीड से कहता है कि उसे इसका पता नहीं है।
ये सुनकर पुराना आदमी हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसने पत्थर पर खून क्यों गिराया। मॉड कहता है कि उसने वर्ल्ड फ्रैगमेंट प्राप्त करने के लिए ऐसा किया। फिर वह सोचता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि नोवेल के मुताबिक एडन ने वही फ्रैगमेंट उस जगह से लिया था, लेकिन उसने कॉम्बैट गॉड वेरार से नहीं मिले। मॉड अपनी सोच में चला जाता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि कॉम्बैट गॉड तभी अवेक होते हैं जब उन्हें उनकी खुद की ब्लड लाइन से खून दिया जाए। शैडो फिर मॉड को बताता है कि उसे अवेक करने का मतलब और वजह यह है कि वह उसे डिवाइन ब्लड एम्बॉडीमेंट सिखाना चाहता है। मॉड सोचता है कि अगर वह उसे डिवाइन ब्लड पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाने वाला है, तो वह पूछता है कि क्या अच्छा नहीं होगा अगर वह अपनी टीचिंग्स अपनी भविष्य की पीढ़ियों को दे दे। वह कह सकता है कि यह अच्छा है, लेकिन एक शक है, क्या सभी पीढ़ियां उनसे अगली पीढ़ियों को सिखाने लायक तक पहुंच पाएंगी। आदमी मॉड से कहता है कि वह यह भी बताता है कि डिवाइन ब्लड का इस्तेमाल करने की क्षमता खून की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करती है। लेकिन जब पीढ़ी का चक्र चलता है और मानव खून मिक्स होता है, तो गॉड ऑफ कॉम्बैट का खून पतला हो जाता है। दूसरे शब्दों में, बाद की पीढ़ियों को डिवाइन ब्लड पावर का सही इस्तेमाल करने में मुश्किल होगी, लेकिन सीखने के जरिए वह कुछ हद तक इसे विकसित कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि क्या कोई है जो इसे सिखाने में समर्थ है। इसी वजह से गॉड ऑफ कॉम्बैट का ग्रेव बनाया गया, जो कि डिसेंडेंट्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है और एक मेथड है सिखाने का। जब कोई सही से डिवाइन ब्लड को एम्बॉडी कर लेता है और इंस्टिंक्टिवली उस स्टेज तक पहुंच जाता है, तो वो डिवाइन ब्लड की पावर का परफेक्टली इस्तेमाल कर सकता है। मॉ को लगता है कि इन 500 सालों में गॉड ऑफ कॉम्बैट का ब्लड बहुत पतला हो गया है, और आर्च ड्यूक वेरार का विलेन बनने का रीजन यह है कि उसने थिंड आउट डिवाइन ब्लड की लिमिटेशन को तोड़ दिया। मॉड समझता है कि यह उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो डिवाइन ब्लड को जगह तो सकता है पर उसे ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता, तो उसे और मेहनत करनी पड़ेगी डिवाइन ब्लड को पूरी तरह एम्बॉडी करने के लिए। मॉड खुशी से अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार होता है और पूछता है कि वो उसे कैसे ट्रेन करने वाले हैं। ओल्ड मैन मुस्कुराता है और कहता है कि वो बार बार लड़ेंगे और बार बार बीट होकर वो टेक्निक सीखेगा। मॉड चिढ़ाकर कहता है कि क्या वो बस ये कह रहा है कि उसे सिर्फ उसके साथ लड़ने को मिलेगा। ओल्ड मैन जवाब देता है कि इसी तरह वो लड़ना सीखता है और मॉड से कहता है कि वो ऐसी शक्ल बनाना बंद करे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं लड़ने से पहले मर जाऊंगा? मेरे रिब्स तो टूट गए। ये कहने से पहले ओल्ड मैन से कहता है कि वो देख ले कि क्या दर्द अभी भी है। मॉड अपने चेस्ट को टैप करता है और देखकर हैरान होता है कि उसकी रिब्स में कोई दर्द नहीं है। ओल्ड मैन फिर मॉड से कहता है कि उसके लिए 2 अच्छी खबरें हैं। पहली यह कि जब तक वो इस एरिया में है, दोनों इंजुरीज और मना तुरंत रीजेनरेट होंगे, और दूसरी यह कि वो उस वक्त उसका अपोनेंट नहीं होगा। तब एक यंग मैन ड्रैगन से कूदता है और जमीन पर गिरता है। यंग मैन उठकर मॉड को देखता है और हंसने लगता है। इस यंग मैन को देखकर मॉड समझ लेता है कि वो 10 साल का गॉड ऑफ कॉम्बैट है, और देखकर कि उसका बाल सिल्वर नहीं है, मॉड समझता है कि तब तक वो डिवाइन ब्लड को पूरी तरह इस्तेमाल करने की स्टेज पर नहीं पहुंचा। ओल्ड मैन मॉड से कहता है कि वो इस 10 साल के गॉड ऑफ कॉम्बैट से लड़े, जो कि उसके लिए थोड़ा सूटेबल है। क्या मतलब सूटेबल? वो एक पंच भी नहीं सहा पाएगा, 10 साल का वेर्नर ये कहता है, और मॉड से कहता है कि वो भाग जाए क्योंकि 10 साल के बच्चे से हार जाना उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग होगा। 10 साल के वेर्नर को देखकर मॉड इम्प्रेस्ड होता है क्योंकि इस यंग एज में उसकी फिजिक काफी अच्छी है, लेकिन मॉड को लगता है कि उसकी फिजिक इस बच्चे से सुपीरियर है। वो वेर्नर से कहता है कि अपना मुंह बंद करे, क्योंकि एक कहावत है कि खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर करते हैं। फिर अपना डिवाइन ब्लड अनलीश करके मॉड वेर्नर से कहता है कि वो अपना ब्लड अनलीश करे और लड़ने के लिए तैयार हो। वेर्नर मॉड को बताता है कि वो डिवाइन ब्लड का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। ये सुनकर मॉड गुस्सा होता है और वेर्नर पर अटैक करता है। जब वो अटैक करता है, मॉड को समझ आता है कि वेर्नर अपनी पावर्स के बारे में ब्लफ नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही वो अटैक करता है, वेर्नर उसे 10 सेकंड्स के अंदर नॉक आउट कर देता है। यंग वेर्नर फिर ओल्ड वेर्नर से पूछता है कि क्या वो सच में उसका डिसेंडेंट है। दोनों वेर्नर एक दूसरे से मॉड के फाइटिंग एक्सपीरियंस की कमी के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें उसे लड़ना सिखाना पड़ेगा। मॉड होश में आता है और यह सुनकर उसे अपने आप पर शर्म महसूस होती है। ओल्ड वेर्नर फिर मॉड से पूछता है कि जब उसने अपना डिवाइन ब्लड अनलीश किया तो क्यों वो सही से लड़ नहीं रहा। मॉड जवाब देता है कि उसने कभी लड़ना नहीं सीखा। वेर्नर को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि गॉड ऑफ कॉम्बैट का डिसेंडेंट होते हुए उसने कभी लड़ना कैसे नहीं सीखा। मॉड फिर उसे बताता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा और कैसे आर्चड्यूक्स ब्लड मैनेज किया गया। ये सुनकर वेर्नर गुस्सा होता है क्योंकि उसे अपने परिवार के तरीके से कोई खुशी नहीं होती और कहता है कि अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो वो रैम्पेज कर देगा। ओल्ड वेरार फिर मॉड से कहता है कि इस बात को छोड़ दे और उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, क्योंकि वो उसकी मदद करेगा ताकि वो 10 साल के वेरार के खिलाफ जा सके। उसके बाद 11 राउंड खत्म होते हैं और इन राउंड्स में मॉड एक भी ब्लो यंग वर्नार्ड पर नहीं लगा पाता। ओल्ड वेरार से इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद मॉड थोड़ा फाइट कर पाता है, लेकिन उसके सारे अटैक ब्लॉक हो जाते हैं और वो आखिरकार हार जाता है। इस तरह से 74 राउंड हो चुके हैं और मॉड इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन यंग वर्नार्ड आसान ओपोनेंट नहीं है। मॉड सही से पंच करना और अपने पंच की ट्रैजेक्टरी बदलना सीख रहा है, लेकिन यंग वर्नार्ड ये सब जानता है और आसानी से पंचेस डॉज कर लेता है। वो मॉड को चेहरे पर पंच करके उसे उड़ा देता है। मॉड तुरंत रिकवर हो जाता है, लेकिन यंग वर्नार्ड उसकी तरफ भागता है और उसके साइड पर पंच कर देता है, कहकर कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ नहीं मरेगा।
मॉड का चेहरा देखकर यंग बर्नार्ड पूछता है कि क्या वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसके अटैक उस पर काम नहीं कर रहे। मॉड कुछ नहीं कहता क्योंकि वो समझ जाता है कि वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, क्योंकि इस राउंड में वो बर्नार्ड के चेहरे को टच करने में कामयाब रहा। फिर से लड़ाई शुरू होती है और मॉड एक तरफ से मारा जा रहा है। 272 राउंड के बाद मॉड ओल्ड बर्नार्ड से कहता है कि पंचेस की ट्रैजेक्टरी बदलने से कुछ नहीं हो रहा। ओल्ड बर्नार्ड कहता है कि मॉड को एक ओपनिंग बनानी पड़ेगी। मॉड समझता है और अगले फाइट में वो 10 साल के वेरार के मूवमेंट्स देखता है जब वेरार उसके पास आता है काउंटर अटैक करने के लिए। मॉड इसे देखता है और जल्दी से ऊपर कूदता है। बर्नार्ड इसे देखकर हैरान होता है और जब वो ऊपर देखता है तो देखता है कि मॉड उससे ऊपर है। मॉड फिर अपनी डिवाइन ब्लड पावर का इस्तेमाल करता है और बर्नार्ड के सिर पर किक मारता है। उसका चेहरा जमीन पर स्मैश होता है। ओल्ड बर्नार्ड इसे देखकर इम्प्रेस्ड होता है क्योंकि मॉड अपने सीखे हुए सब कुछ एक्शन में ला रहा है। मॉड भी खुश होता है क्योंकि इतने राउंड के बाद वो 10 साल के बर्नार्ड पर एक क्लियर हिट करने में कामयाब होता है। उसके बाद 10 साल का बर्नार्ड एक सडेन मना आउटबर्स्ट के साथ उठता है और अपने हाथ में एक इम्पल्स बॉल बनाता है और मॉड से कहता है कि अब वो उस पर आसान नहीं होने वाला। यंग बर्नार्ड बॉल को मॉड पर फेंकता है। मॉड इसे हाथ से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो पीछे धकेल जाता है और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मॉड फिर ओल्ड बर्नार्ड की तरफ देखता है और सोचता है कि वो क्यों उसे नहीं रोक रहा। जब मॉड डिस्ट्रैक्टेड होता है, यंग बर्नार्ड अपने मोमेंट का इस्तेमाल करके मॉड को हार्ड पंच करता है। मॉड हिट होते ही उड़ जाता है, दीवार से टकराता है और अपने मुंह से खून गिराता है। इंजर्ड और होपलेस मॉड को देखकर भी यंग बर्नार्ड अपने अटैक को नहीं रोकता और मॉड के पेट पर लगातार पंच करता रहता है। मॉड दर्द से चीखता है और उसके मुंह से खून निकलता है। यंग बर्नार्ड फिर मॉड का हाथ पकड़ता है और उसे आसमान में फेंक देता है। फिर वो मॉड के ऊपर कूदता है और उसे किक करता है जिससे वो जमीन पर गिरता है और उसे तोड़ देता है। मॉड की डिवाइन ब्लड स्टेट चली गई है और वो इसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। वो इस हालत में है कि अपनी उंगलियां भी नहीं हिला सकता। जब मॉड लेटता है वो कुछ क्रैकिंग सुनता है और देखता है कि ड्रैगन का सिर उस पर गिर रहा है। क्योंकि वो हिल नहीं सकता, सिर उस पर गिरता है। बड़ी एक्सप्लोजन देखकर यंग बर्नार्ड खुश होता है लेकिन मॉड उस एक्सप्लोजन से बिना किसी इंजरी के बाहर निकलता है। सही समय पर उसका शरीर रिकवर होता है और वो सिर को धकेल देता है और उसे तोड़ देता है। ये देखकर यंग बर्नार्ड मानता है कि मॉड में गट्स हैं। मॉड उठता है और देखता है कि पत्थर का एक हिस्सा उसकी लेग पर है और वो अपनी लेग नहीं हिला सकता। यंग बर्नार्ड उस पर कूदता है और उसकी तरफ गिरता है। मॉड पैनिक होता है क्योंकि वो डिवाइन ब्लड पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसका मना बिल्कुल ड्रेन्ड है। उसे अपने मना को रिप्लेनिश करने के लिए 8 सेकंड्स चाहिए होते हैं। जब यंग बर्नार्ड गिर रहा है, मॉड सेकंड्स गिनती शुरू करता है। अब मॉड को 4 सेकंड चाहिए लेकिन बर्नार्ड उसके पास है। लेकिन मॉड पैनिक नहीं करता और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाता है। वो एक छोटा सा पत्थर उठाता है और उसे बर्नार्ड की आंखों में फेंकता है। मॉड का अटैक सही जगह पर लगता है और बर्नार्ड की आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन बर्नार्ड को पत्थर दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका पंच गलत जगह पर लगता है। बर्नार्ड गुस्सा हो जाता है और अपना डिवाइन ब्लड एक्टिवेट करता है। फिर वो अपनी पूरी ताकत से मॉड पर पंच करता है। उस मोमेंट में मॉड का डिवाइन ब्लड एक्टिवेट करने का वक्त खत्म हो जाता है और वो अपना डिवाइन ब्लड एक्टिवेट करता है और जल्दी से पंच डॉज करता है। पंच जमीन पर लगता है और एक बड़ा डेंट छोड़ देता है। मॉड फिर बर्नार्ड की तरफ पीछे से रश करता है और जब वो उससे पंच करने वाला होता है तो मॉड थोड़ा मजाक करता है। वो बर्नार्ड से कहता है कि उसने सोचा था कि अगर वो अपना डिवाइन ब्लड जगाता है तो वो मर जाएगा, लेकिन अब लगता है कि वो खुद ही मार खाने लगा है। ये कहकर मॉड बर्नार्ड के चेहरे पर एक क्लीन हिट लगाता है, लेकिन उसे देखकर शॉक्ड होता है कि पंच का कोई असर नहीं होता। बर्नार्ड कहता है कि पंच कितना सॉफ्ट है और वो मॉड से पूछता है कि क्या उसने सोचा था कि वो इस सॉफ्ट पंच से उसका स्कल तोड़ देगा। बर्नार्ड गुस्सा हो जाता है और मॉड का गर्दन पकड़ लेता है। दूसरी तरफ वो एक इम्पल्स बॉल बनाता है और मॉड से कहता है कि वो अब उसे दिखाएगा कि क्या करना है। जब इम्पल्स बॉल मॉड पर लगने वाली होती है तब ओल्ड बर्नार्ड कहता है कि उन्हें रुकना चाहिए, लेकिन यंग बर्नार्ड नहीं रुकता। वो उनके बीच में आ जाता है और मॉड को पीछे धकेल देता है और अपने हाथ से इम्पल्स बॉल को ब्लॉक कर देता है। यंग बर्नार्ड को देखकर यंग बर्नार्ड उसे कहता है कि साइड हो जाओ। ओल्ड बर्नार्ड उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसने पहले ही उसे समझा दिया था कि उनका रोल उनके डिसेंडेंट्स को सिखाना है। ओल्ड बर्नार्ड फिर ट्रेनिंग का एंड डिक्लेयर करता है। यंग बर्नार्ड रिबेल हो जाता है और कहता है कि क्या वो वही बातें करता अगर वो उसकी पोजीशन में होता। ये सुनकर ओल्ड मैन एक डेडली लुक देता है और ये देखकर यंग बर्नार्ड पीछे हट जाता है। मॉड इसे देखकर रिलीव महसूस करता है। तभी पूरा स्थल हिलने लग जाता है और आसमान में कुछ क्रैक्स भी दिखने लगते हैं। ये देखकर ओल्ड बर्नार्ड मॉड से कहता है कि वो उसके पास आए, क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग का रिवॉर्ड है। जैसे ही मॉड ओल्ड मैन के करीब आता है, वो कहता है कि लगता है उसके शरीर में एक और गॉड का ब्लड है अपने ब्लड के अलावा। ओल्ड बर्नार्ड कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि मॉड के शरीर में दूसरे गॉड का ब्लड एक ग्रेटर गॉड का है और वो उसका पिता गॉड ऑफ द हेवंस अरीता का ब्लड है। ओल्ड मैन बताता है कि मॉड की ब्लड लाइन ऑफ अरीता अपने शरीर में क्यों प्रिजर्व हो रही है। ये इसलिए है क्योंकि जब वो अलग एंटिटी बन गया तब अरीता की ब्लड लाइन के कुछ पार्ट्स वेरार का हिस्सा बन गए। ओल्ड मैन सोचता है कि इस ब्लड कॉम्बिनेशन के साथ मॉड कितना मजबूत होगा। ओल्ड मैन फिर मॉड को गॉड ऑफ कॉम्बैट का बॉडी ब्लेसिंग देता है।
इस ब्लेसिंग के साथ मॉड उस अथॉरिटी को जगाने में कामयाब होगा। ओल्ड मैन अपने फिंगर टिप को मॉड के माथे पर रखता है और एक लाइटनिंग जैसा चीज मॉड के पूरे शरीर में पास करता है। मॉड ज्यादा पावरफुल महसूस करता है और थोड़ा कंफ्यूज भी होता है, क्योंकि गॉड ऑफ कॉम्बैट का बॉडी टर्म नॉवेल में कभी नहीं आया। जब स्थल टूटने लग जाता है, ओल्ड मैन मॉड को फेयरवेल देता है और कहता है कि वो जल्दी मिलेंगे। मॉड देखता है कि 10 साल का बर्नार्ड नाराज है, तो वो उसकी ताकत की तारीफ करता है और कहता है कि अगर कर जनरेशन उस पर घेर भी ले तो वो शायद उनसे जीत जाएगा। वो उसका शुक्रिया भी अदा करता है क्योंकि उसने उससे बहुत कुछ सिखाया। ये सुनकर यंग बर्नार्ड थोड़ा शर्मा जाता है और मॉड से कहता है कि ऑब्वियस कहने की जरूरत नहीं है। फिर वो मॉड को बताता है कि गॉड ऑफ कॉम्बैट के कुछ और साइट्स हैं जो इस ग्रेव के अलावा छोड़े गए हैं, और क्योंकि ये एंड लगता है, वो मॉड से कहता है कि बाकी साइट्स ढूंढने की कोशिश करे। मॉड बोलता है कि वो जरूर दूसरे जगह भी देखेगा। तभी पूरी जगह तबाह हो जाती है और मॉड अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाता है। वो उठता है और देखता है कि दुनिया का एक फ्रेगमेंट उसके सामने है। ये दुनिया का फ्रेगमेंट एक टूल है जो महान प्राचीन देवताओं ने इस दुनिया को बनाते वक्त इस्तेमाल किया था, मतलब एक परफेक्ट दुनिया का एक टुकड़ा। एडन ने इन्हीं फ्रेगमेंट्स का इस्तेमाल किया था ताकि वो बड़ी ताकत पा सके, जो आखिरकार दुनिया के खत्म होने का कारण बना। लेकिन अब क्योंकि मॉड ने पहले फ्रेगमेंट ले लिया है, एडन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा जितना नॉवेल में था। एडन के नजरिए से देखा जाए तो वो जरूर गुस्से में होगा कि एक एक्स्ट्रा ने उसकी ताकत चुरा ली, लेकिन मॉड को उम्मीद है कि वो समझ जाएगा कि ये सब एक सच्चे हैप्पी एंडिंग के लिए है। और इस तरह मॉड अपना पहला वर्ल्ड फ्रेगमेंट सफलता से हासिल कर लेता है। बाहर की दुनिया में हम देख सकते हैं कि एर्नावेना एक पेड़ की शाखा पर बैठी कुछ लिख रही है। तभी उसका एक साथी आता है और उससे बताता है कि मॉड लड़ाई के देवता की कब्र से बाहर आ गया है। एर्ना कहती है कि उसे पहले से ही पता था, इसलिए वो एक अच्छी बहन बनने का प्लान कर रही है। वेना फैमिली के सक्सेसर्स के लिए कैंडिडेट सिर्फ आर्कड्यूक के बच्चे ही नहीं, बल्कि आर्कड्यूक के बच्चों के साथ दूसरी रिवायती ब्लड लाइन्स के बच्चे भी कम्पीट कर सकते थे। हर कैंडिडेट धीरे धीरे अपने फोर्सेस को वीनार्स के वॉरियर्स को इकट्ठा करके बढ़ाते जा रहे थे। इस वक्त 5 कैंडिडेट्स काफी करीब थे पोजीशन के लिए। 7वां बच्चा एर्ना, 6वां बच्चा वेन, 4था बच्चा हुरान, 3रा बच्चा ड्रेन और आर्कड्यूक एन। मॉड के लड़ाई के देवता की कब्र को क्लियर करने की खबर का इन सब पर जबरदस्त असर पड़ा। हम देखते हैं कि 6वां बच्चा वेन अपनी चाय पीते हुए अपने साथी से कहता है कि बाकी सक्सेसर्स जरूर मॉड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। वो अपने साथी को हुक्म देता है कि दूसरे सक्सेसर्स से पहले मॉड को उनके साइड पर ले आए। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्कड्यूक वेनर के कासल के आउटर रीजन में मॉड को रहने की जगह दी गई है। उसे 24/7 की सर्विस के लिए 2 नौकर भी दिए गए हैं। मॉड सोचता है कि क्योंकि वो वेनर के खून का है और उसका डिवाइन ब्लड अवेकन हो गया है, इसलिए उसे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। उसे आउटर कासल के फर्स्ट रीजन में रहने की इजाजत मिली है, जहां सिर्फ सबसे अमीर लोग रहते हैं। ज्यादातर आम वॉरियर्स सेकंड रीजन में रहते हैं, लेकिन मॉड को पहले रीजन में जगह देना काफी इंप्रेसिव बात है। और यही नहीं, उसके पास एक बड़ा ट्रेनिंग स्पेस भी दिया गया है। मॉड को लगता है जैसे वो एक नोबल बन गया है, क्योंकि उसके पास नौकर और एक बड़ा पैलेस है। तभी कुछ लोग दरवाजा नॉक करते हैं और मॉड को बुलाते हैं। नौकरानी दरवाजा खोलती है और 2 वॉरियर्स अंदर आते हैं। वॉरियर्स को 4 रैंक्स में बांटा जा सकता है, नॉर्मल वॉरियर, इंटरमीडिएट वॉरियर, एडवांस्ड वॉरियर और हाई वॉरियर। मॉड देखते ही समझ जाता है कि ये दोनों इंटरमीडिएट वॉरियर्स हैं। वो वॉरियर्स मॉड से कहते हैं कि वो यंग मास्टर ड्रेन का मैसेज देने आए हैं। उनमें से एक मैसेज पढ़ना शुरू करता है। सर मॉड, मैंने आपके बारे में कहानियां सुनी हैं, आप बहुत इंप्रेसिव हैं। मुझे यकीन है कि आपकी टैलेंट्स मेरे काम आएंगी। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वॉरियर के रूप में सर्व करेंगे। मैं वादा करता हूं कि आपका स्वागत दिल से होगा। ये सुनकर मॉड उनसे पूछता है कि ये यंग मास्टर ड्रेन कौन है, क्योंकि मॉड को याद नहीं आता नॉवेल में काफी सारे सक्सेसेस थे। ये सुनकर वॉरियर्स गुस्से में आकर मॉड पर चिल्लाते हैं कि क्या वो जानकर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मॉड ईमानदारी से कहता है कि उसे याद नहीं आ रहा। तभी एक और आवाज आती है जो पूछती है कि क्या मॉड को पता है यंग मास्टर वेन कौन है। वॉरियर्स मुड़ते हैं और शॉक्ड होते हैं देखकर कि वोल्स वहां है। मॉड को याद आता है कि वेन 6वें यंग मास्टर हैं और वोल्स को देखकर मॉड समझ जाता है कि वो भी एक इंटरमीडिएट वॉरियर है और उसमें वन के खून के अलावा कुछ और भी है। वोल्स फिर दूसरे वॉरियर्स से बात करता है और कहता है कि वो भी यही कारण से आए हैं जिस वजह से वो आए हैं। दूसरा वॉरियर वोल्स पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो यहाँ से निकल ले क्योंकि वो पहले आए हैं। वोल्स उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि जब उनमें ताकत नहीं होती तब वो ऐसे हुक्म चलाते हैं। वॉरियर गुस्से में आकर वोल्स से कहता है कि वो बाहर चलें और लड़ाई कर लें। ये सुनकर वोल्स गुस्से से उन्हें मौत जैसा देखने लगता है और कहता है कि वो निकल जाएं वरना वो उन्हें सिखाने के नाम पर खत्म कर देगा। वोल्स को गुस्से में देखकर वॉरियर्स डर जाते हैं और निकलते वक्त कहते हैं कि वो इस बात का पछतावा जरूर करवाएंगे। मॉड ये सब देखता है और समझता है कि सभी इंटरमीडिएट वॉरियर्स एक लेवल के नहीं होते। जैसे ही वो वॉरियर्स चले जाते हैं, वोल्स अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मॉड को हैंडशेक करने के लिए बुलाता है। मॉड वोल्स से हाथ मिलाता है और कहता है कि ज्यादा ठीक होगा अगर वो वोल्स को अपना सीनियर बुलाए। वोल्स जवाब देता है कि सर वो बुलाना ठीक रहेगा, वरना तो जो 2 वॉरियर्स अभी गए हैं वो भी उसके सीनियर हैं। वोल्स ये भी कहता है कि एक वॉरियर का असली रैंक उम्र या रुतबे से नहीं होता और सिर्फ इस वजह से किसी को इज्जत देना कि वो ज्यादा वक्त से यहाँ हैं, काफी मजाक लगता है।
मॉड वोल्स के इस बयान से सहमत होता है। उसके बाद मॉड वोल्स से पूछता है कि उसके लिए क्या होगा अगर वो वेन 6वें यंग मास्टर की साइड ज्वाइन करे। वोल्स मॉड से कहता है कि क्योंकि वो एक उभरते तारे की तरह है, इसलिए वो उसके लिए एक सेट ऑफर्स लेकर आया है। वोल्स मॉड के करीब आकर कहता है कि वैसे भी ऑफर का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो भी करना पड़ेगा वो करेगा ताकि मॉड को अपने लॉर्ड के पास ले जा सके, चाहे उसके लिए उसे पिटना ही क्यों ना पड़े। वोल्स मॉड को ये भी कहता है कि वो ज़मीनी हकीकत को समझे और सिर्फ इस वजह से एक्साइट न हो जाए कि उसने एक बूढ़े आदमी को हरा दिया। मॉड समझता है कि वोल्स यहाँ उससे लड़ाई करने आया है और लगता है कि उसका बस एक ही इरादा है कि वो मॉड को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाए। मॉड इस सिचुएशन को अपने लिए फ़ायदे का समझता है, क्योंकि इस तरह वो देख पाएगा कि उसका ट्रेनिंग का असर क्या है जो उसने लड़ाई के देवता की कब्र में की थी। मॉड वोल्स को ऑफर करता है कि वो दोनों लड़ाई कर लेते हैं। उसके बाद दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाते हैं। मॉड वोल्स से पूछता है कि क्या उसे किसी हथियार की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो वेरार ब्लडलाइन का नहीं है। वोल्स अपना मना रिलीज करते हुए कहता है कि हाँ, वो वेरार का ब्लडलाइन डिसेंडेंट नहीं है, लेकिन वो तलवार वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसके पास इससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। उसके बाद मना वोल्स के हाथ के इर्द गिर्द लपेट जाता है और एक गॉन्टलेट का शेप ले लेता है। इस टेक्निक का नाम है इम्पल्स गॉन्टलेट। वोल्स मॉड से कहता है, सर मॉड, मैंने सुना है कि आपने अपने डिवाइन ब्लड का इस्तेमाल करके मुश्किल से इंस्ट्रक्टर को हराया था। ये इम्पल्स गॉन्टलेट एक एडवांस्ड स्किल है जो आप जैसे बिगिनर वॉरियर्स कभी कॉपी नहीं कर सकते। जब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते, आपके मेरे खिलाफ बिना डिवाइन ब्लड के जीतने के चांसेस 0 हैं। वोल्स ये मॉड से कहता है, लेकिन फिर वो चौंक जाता है जब वो देखता है कि मॉड ने इम्पल्स गॉन्टलेट को कॉपी कर लिया है और लड़ाई के लिए तैयार हो गया है। वोल्स थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये मुमकिन नहीं था कि मॉड सिर्फ 4 दिन में इस स्किल को सीख ले। जब वोल्स शॉक में था, मॉड उसकी तरफ दौड़ता है और कहता है कि अगर वोल्स ये समझता है कि 4 दिन बाद भी वो वैसा ही रहेगा तो वो गलत है। ये कहते हुए मॉड वोल्स को एक किक मारता है और उसे पीछे धकेल देता है। मॉड यहाँ नहीं रुकता, वो फिर से उसकी तरफ दौड़ता है और जमीन पर उसके सामने एक पंच मारता है। जमीन टूट जाती है और वोल्स नीचे गिर जाता है। वोल्स को समझ में आता है कि मॉड काफी ताकतवर हो चुका है। वोल्स सोचता है कि मॉड अपनी ताकत छुपा रहा था, क्योंकि सिर्फ 4 दिन में इतना इम्प्रूव करना मुमकिन नहीं है। फिर वोल्स उठता है और हंसता है, कहता है कि मॉड वाकई इंप्रेसिव है, जबकि वो उसे अंडरएस्टिमेट कर रहा था। मॉड अपना मना और एम्पलीफाई करता है और वोल्स से कहता है कि इतना हैरान मत हो, ये तो सिर्फ वार्म अप था। वोल्स क्यूरियस होकर मॉड से पूछता है कि जब वो इंस्ट्रक्टर डायली से लड़ रहा था तब अपनी स्ट्रेंथ क्यों छुपा रहा था। मॉड सोचता है कि इसे समझाना टाइम वेस्ट होगा क्योंकि वोल्स उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि कोई इंसान सिर्फ 4 दिन में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। लेकिन मॉड के लिए 2 चीजें इसे मुमकिन बनाती हैं। पहला, कॉम्बैट के देवता के शरीर का ब्लेसिंग। ये ब्लेसिंग सिर्फ उसे अथॉरिटी यूज करने की ताकत नहीं देती, बल्कि उसके अनेक टैलेंट को भी बाहर लाती है। इसका नतीजा ये होता है कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज और माना दोनों ही तेजी से ग्रो करती हैं। दूसरा, वर्ल्ड फ्रैगमेंट का माना सोर्स के रूप में इस्तेमाल। अपने नॉवल के यादों से उसने ये समझ लिया था कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, हालांकि अब तक उसने वर्ल्ड फ्रैगमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। जब मॉड चुप रहता है तो वोल्स समझ जाता है कि उसका जवाब देने का कोई इरादा नहीं है। फिर वोल्स मॉड से कहता है कि क्योंकि उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया है, इसलिए वो अपनी पूरी शक्ति दिखाएगा। ये कहते हुए वोल्स अपना माना रिलीज करना शुरू करता है और उसका शरीर भी बदलने लगता है। मॉड ये देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वोल्स का शरीर एक भेड़िए वुल्फ में बदलने लगता है। मॉड इस फिनोमेनन को पहचानता है क्योंकि नॉवल में फुल मून कर्स से अफ्लिक्टेड लोग होते हैं। ज्यादातर लोग फुल मून के नीचे इंसानों पर हमला करते हैं जब उन्हें गुस्सा घेर लेता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस कर्स को ओवरकम करके कभी भी अपनी मर्जी से इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्यूज्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन और बीस्ट को लाइकैंथ्रोप्स कहते हैं। वोल्स का शरीर काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन माना के टर्म्स में मॉड अब भी उससे ऊपर है। मॉड वोल्स पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है और वोल्स उसे पीछे धकेल देता है। वोल्स फिर मॉड से कहता है कि भले ही उसका माना ज्यादा हो, लेकिन अब वो काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये कहते हुए वोल्स मॉड को धक्का देता है और जब मॉड गिरने वाला होता है तब वोल्स उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। मॉड उड़े हुए दीवार से टकराता है और दीवार में एक डेंट बन जाता है। उसके मुंह से खून निकलता है। खून पहुंचते वक्त मॉड सोचता है कि वोल्स उससे सोचा था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी भी उस लेवल का नहीं है कि उसे डिवाइन ब्लड का इस्तेमाल करना पड़े। मॉड उठता है और वोल्स से कहता है कि उन्हें अब इसे खत्म करना चाहिए। ये सुनकर वोल्स हंसता है और कहता है कि क्या वो इसलिए हार मान रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो बिना डिवाइन ब्लड यूज किए हार जाएगा। मॉड जवाब देता है कि अगर उसने डिवाइन ब्लड का इस्तेमाल किया तो वो शो नहीं है कि वो उसे मार नहीं देगा। वोल्स फिर कहता है कि मॉड ब्लफ करना बंद करे और जल्दी से अपना डिवाइन ब्लड रिलीज करे। मॉड कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और एक ही बार में उसे हरा देगा। वोल्स हंसता है और उसे मॉक करता है, कहता है कि अब तक उसकी मार पिटाई हो रही है, तो कैसे पॉसिबल है कि वो बिना डिवाइन ब्लड के उसे हरा देगा। मॉड फिर कहता है कि वो एक ही बार में उसे हरा देगा क्योंकि अब तक उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ये कहते हुए मॉड वर्ल्ड फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करना शुरू करता है। जिसके पास वर्ल्ड फ्रैगमेंट होता है वो अपने माना को ड्रॉ करके उसे इस्तेमाल कर सकता है।
जब मॉड ने कॉम्बैट के देवता की ग्रेव क्लियर की थी, तब वो नॉवल में पड़े ट्रेनिंग मेथड का यूज करके फ्रैगमेंट के माना को ड्रॉ करने में सक्सेसफुल रहा था। क्योंकि उसके पास सिर्फ एक फ्रैगमेंट है, इसलिए वो सिर्फ 20 सेकंड्स तक कॉम्बैट के देवता के शरीर का ब्लेसिंग पा सकता है। मॉड वर्ल्ड फ्रैगमेंट से माना ड्रॉ करना शुरू करता है। ये देखकर वोल्स थोड़ा डर जाता है और मॉड से कहता है कि वो वाकई एक मॉन्स्टर है। वोल्स मॉड की तरफ दौड़ता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन मॉड उसके सारे अटैक्स आसानी से डॉज कर लेता है और वोल्स के पास पहुंचकर उसे किक मारता है। वोल्स उस किक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो किक एक ट्रैप होती है ताकि वोल्स दोनों हाथों से उसे ब्लॉक करे। फिर मॉड एक इम्पल्स बॉल बनाता है और वोल्स पर फेंकता है। इम्पल्स बॉल से हिट होकर वोल्स उड़ जाता है और मॉड के घर की छत से टकराता है, जो टूट जाती है। जो दूसरे वॉरियर्स वहां मौजूद थे, वो वोल्स के लिए चिंतित हो जाते हैं। वोल्स जमीन पर लेटे हुए सोचता है कि उसने हार मान ली है और अब वो अपने मास्टर वेन का सामना नहीं कर सकता। अपने मास्टर के बारे में सोचते हुए वो वेन के साथ हुई बातचीत को याद करता है। वेन ने उससे कहा था कि मोड उनकी पोजीशन के लिए बहुत मददगार होगा, इसलिए वेन ने वॉय से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी ताकत से मोड को अपनी तरफ ले आए। ये सब याद करते हुए वॉय उठता है और दोबारा मोड के सामने आता है, लेकिन इस बार उसका अपीयरेंस थोड़ा बदल गया होता है और वो थोड़ा और बड़ा हो गया होता है। वुल्सी की अचानक शक्ति को देखकर मोड सोचता है कि ये उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड है, इसलिए मोड भी इस फाइट को सीरियसली लेना चाहता है और अपना डिवाइन ब्लड जगाने लगता है। जैसे ही फाइट शुरू होने वाली होती है, तभी एरना वेरार आती है और वॉय को मारकर बेहोश कर देती है। ये देखकर बाकी वॉरियर्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि वो क्या कर रही है, क्योंकि वॉय तो यंग मास्टर वेन के ऑर्डर्स को पूरा कर रहा था। अगर ये फाइट जारी रहती तो उनमें से कोई एक मर जाता, और जिसका मरने का चांस ज्यादा था वो वॉय ही था। एरना वॉरियर्स को ये बताती है और कहती है कि वुल्सी अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को परफेक्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से उसने अपना होश खो दिया था और वो पागल हो गया था। ये सुनकर वॉरियर्स सिचुएशन को समझ जाते हैं। उसके बाद एरना वॉरियर्स को वुल्सी को रिकवरी रूम ले जाने का ऑर्डर देती है। एरना फिर मोड के पास आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि वो मोड को स्पेशल परमिशन देगी कि वो उसे ओल्ड सिस्टर बुलाए। मोड को ये बात क्रिंगी लगती है, इसलिए वो मना कर देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एरना अपने रूम में है और एम्बेरेस्ड महसूस कर रही है। उसका बटलर उससे कहता है कि क्योंकि मोड एक इलीजिटिमेट सन है, इसलिए वो लीजिटिमेट वन से चिंता करता है। एरना इस बात को समझ जाती है और वो इम्प्रेस होती है कि मोड ने वुल्सी को बिना अपना डिवाइन ब्लड यूज किए हरा दिया। उसका बटलर भी इस बात से शॉक्ड होता है, क्योंकि वुल्सी एक वॉरियर है जो हाई रैंक वॉरियर बनने वाला था और मोड ने उसे आसानी से हरा दिया। बटलर ये भी कहता है कि इस इंसिडेंट के बाद मोड को रिक्रूट करने की कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब वो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी एक वॉरियर दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि विस्काउंट विंसल ने अनाउंस किया है कि मोड उसके साथ मुआ ऑब्स्ट्रक्शन मिशन में जाएगा। ये सुनकर एरना शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मोड का घर पूरी तरह से रिपेयर हो गया है और वुल्सी ने ही सारे रिपेयरिंग कॉस्ट को कंपनसेट किया है। जब मोड अपने घर के सामने खड़ा होता है, तो वो देखता है कि सर केसनर उसका घर के अंदर इंतजार कर रहा है। उसे देखकर मोड तुरंत अंदर जाता है और सर केसनर के साथ एक कमरे में बैठता है। केसनर मोड से कहता है कि वो हमेशा सीन क्यों क्रिएट करता है। मोड जवाब देता है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं, सभी लोग उससे कुछ लेना चाहते हैं। केसनर फिर मोड से कहता है कि 10 दिन में वो और उसके सबॉर्डिनेट्स एक टास्क कंप्लीट करने जा रहे हैं और पूछता है कि क्या मोड उनके साथ चलना चाहेगा। मोड टास्क के डिटेल्स पूछता है और केसनर जवाब देता है कि टास्क है डेमोनिफिकेशन को रोकना। जहां मॉन्स्टर्स का एग्जिस्टेंस डेमोनिक डंजन्स और नॉर्मल डंजन्स में एक जैसा रहता है, वहीं उनका ओरिजिन अलग होता है। मोस्ट ऑर्डिनरी डंजन्स सिर्फ नेचुरल ऑकरेंसेस या एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन डेमोनिफिकेशन एक पर्पसफुल एक्ट होता है डेमन्स का, जिसमें वो इंसानियत पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं, स्ट्रॉन्ग डेमन्स भी इन डंजन्स में दिखाई देते हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेमोनिफिकेशन को प्रोग्रेशन के 3 स्टेजेस में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला स्टेज तब होता है जब एक अननोन वॉर्टेक्स दिखाई देता है। दूसरा स्टेज तब होता है जब वॉर्टेक्स सॉलिडिफाई हो जाता है और उसमें एंटर करना पॉसिबल हो जाता है। तीसरा स्टेज तब होता है जब पास की लैंड करप्ट होने लगती है और डेमोनिक रियल्म के बीइंग्स और पावरफुल हो जाते हैं। अगर डेमोनिफिकेशन को स्टेज 3 तक रोक नहीं पाए तो डंजन ब्रेक होता है। जब एक डंजन ब्रेक होता है, तब दोनों वर्ल्ड्स फुली कनेक्ट हो जाते हैं और डेमोनिक बीइंग्स ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करने लगते हैं। क्योंकि स्टेज 3 में ह्यूमन वर्ल्ड को डैमेज होता है, इसलिए आइडियल है चीजों को स्टेज 2 तक ही रोक लेना। सिर्फ उन लोगों को जो अपने डिवाइन ब्लड को जागृत करते हैं, वही स्टेज 2 डंजन्स के दिल तक पहुंच सकते हैं और उसका कोर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए वर्नार्ड फैमिली, जो गॉड ऑफ कॉम्बैट के ब्लड की मालिक है, बहुत कीमती है। केसनर मॉड को बताता है कि यह एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है वॉरियर्स जैसे उसके लिए, पर यह जगह बहुत डेंजरस है क्योंकि वहां बहुत लोग मर गए हैं। वो मॉड से कहता है कि उसे ध्यान से फैसला लेना चाहिए। मॉड सोचता है कि केसनर आर्चड्यूक का कॉन्फिडेंट है, अगर वो उस पर अच्छा इंप्रेशन डालता है तो बाद में यह उसके लिए बहुत मददगार होगा। और जैसे वो वुल्सी जैसे लोगों से तंग आ चुका है, वो रिस्क लेने का सोचता है। थोड़ी देर सोचने के बाद मॉड केसनर और उसके सबॉर्डिनेट्स के साथ जाने का फैसला करता है। फिर वो केसनर से पूछता है कि ट्रेनिंग कब शुरू होगी। केसनर मॉड को ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाता है जहां उसके सभी सबॉर्डिनेट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं।
वो मॉड को उनसे मिलाता है और बताता है उसकी अचीवमेंट जैसे वुल्सी को हराना। मॉड उन्हें देखकर सोचता है कि क्योंकि वो केसनर के सबऑर्डिनेट्स हैं तो वो सब एडवांस्ड लेवल वॉरियर्स होंगे, इसलिए वो सोचता है कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक नया वॉरियर है। तभी एक ब्राउन हेयर्ड लड़का आता है, हाथ मिलाता है और खुशी से ग्रीट करता है, कहता है कि उसने सुना है कि मॉड सुपर रुकी है। मॉड पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है उनका इतना आसानी से एक्सेप्ट करने पर। बाकी सबऑर्डिनेट्स भी मॉड को ग्रीट करते हैं। केसनर उन्हें रोकता है और कहता है कि उन्हें अगले 10 दिन टीम वर्क पर फोकस करना है क्योंकि वो गॉड ऑफ कॉम्बैट के ग्रेव पर जा रहे हैं। वो एरिक्सन से कहता है कि मॉड का ध्यान रखे। केसनर छोड़ने के बाद एरिक्सन मॉड से मिलता है और बताता है कि वो एरिक्सन है, एक एडवांस्ड वॉरियर। वो मॉड को दूसरे एडवांस्ड वॉरियर से मिलाता है और कहता है कि वो दोनों ब्लड लाइन से हैं जो बर्नार्ड के नहीं हैं, इसलिए उनका रोल होगा कि वो रिकी के साथ काम करें और सर को सपोर्ट करें। इंट्रोडक्शन के बाद एरिक्सन सबको ट्रेनिंग के लिए तैयार होने के लिए कहता है। 10 दिन बाद केसनर सक्सेसफुली गॉड ऑफ कॉम्बैट के ग्रेव को क्लियर करता है। लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और केसनर उनका शुक्रिया अदा करके जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड आता है। जब वो आता है तो देखता है कि मॉड ट्रेनिंग कर रहा है। मॉड की ताकत देखकर केसनर शॉक होता है कि वो कितनी जल्दी इतना पावरफुल हो गया। एरिक्सन उसके पास आता है और ग्रीट करता है। केसनर उससे मॉड की ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। एरिक्सन कहता है कि उन्होंने मॉड को इंपोर्टेंट फॉर्मेशन सिखाए हैं, पर क्योंकि वो मैजिक कॉम्बैट नहीं कर रहा, वो पहले उसकी बेसिक एबिलिटीज पर फोकस कर रहे हैं। वो उसे फिजिकल रेनफोर्समेंट कैसे यूज करना है ये भी सिखाने लगे हैं। केसनर एरिक्सन से पूछता है कि उसकी क्या राय है। एरिक्सन कहता है कि मॉड क्विक रनर है, पर जो ज्यादा अनबिलीवेबल है वो ये है कि वो अपना डिवाइन ब्लड जागृत रखता है जैसे रिकी। एरिक्सन कहता है कि ये समय जिसमें वो अपना डिवाइन ब्लड जागृत रखता है वो रिकी जैसे लंबे समय तक उसे मेंटेन कर सकता है। ये सुनकर केसनर शॉक होता है क्योंकि इस तरह से समय बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, और जबकि मॉड ने बस अभी अपना डिवाइन ब्लड जागृत किया है वो रे के बराबर है जो 12 साल पहले जागृत हुआ था। मॉड रिकी के साथ स्पारिंग कर रहा होता है और उसे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हर बार उसे कुछ नया सीखने को मिलता है और वो अपने आप को मजबूत महसूस करता है। अगले सुबह सब लोग मिशन एरिया के लिए तैयार होते हैं। केसनर एक बार फिर उनसे पूछता है कि क्या वो मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि ये बहुत डेंजरस होगा। एरिक्सन कहता है कि वो ठीक रहेंगे मॉड के साथ होने पर। केसनर फिर मॉड की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो श्योर हैं कि वो सेफली वापस आ सकते हैं। मॉड कॉन्फिडेंट चेहरे के साथ कहता है हाँ। उसके बाद सभी मिशन एरिया की तरफ निकलते हैं। जब वो मिशन साइट पर पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर शॉक लगता है कि दूसरा डेमोनिफिकेशन पहले से ही शुरू हो चुका है। तभी एक वॉरियर केसनर के पास आता है और उसे ग्रीट करता है। केसनर उसकी मेहनत की तारीफ करता है और फिर पूछता है कि क्या हुआ क्योंकि एरोशन उम्मीद से पहले शुरू हो गई है। वॉरियर जवाब देता है कि इस एरिया में डेमोनिफिकेशन का एक और निशान है और हालांकि एरोशन अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये बस समय की बात है। अगर डेमोनिफिकेशन 2 नजदीक जगह पर होती है तो उनका मिलने का संभावना बढ़ जाता है। फ्यूजन के बाद एरोशन का प्रोसेस तेजी से होता है और खतरा भी बढ़ जाता है। ये सुनकर सब टेंस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी से काम निपटाना है। केसनर उन्हें तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि ब्रेक का समय नहीं है। वो जल्दी डेंगॉन में जाएंगे और सीधा सेंटर को टारगेट करेंगे। उसके बाद सभी डेंगॉन में प्रवेश करते हैं। जब वो सफलतापूर्वक अंदर जाते हैं तो उन्हें सामने एक बड़ा कैसल दिखाई देता है जो एक तस्वीर की तरह लगता है। कैसल सेंटर है और वहां से टन्स ऑफ मॉन्स्टर्स उनकी तरफ रश करते हैं जिसमें हेलहाउंड्स और ओगर्स का ग्रुप है। ये देखकर केसनर रिकी और एम से कहता है कि जल्दी अपना डिवाइन ब्लड जागृत करें। केसनर फिर सबको मूव आउट करने को कहता है, सिर्फ मोड और रिकी को छोड़कर, क्योंकि वो उसके साथ डिवाइन ब्लड ट्रैप तकनीक परफॉर्म करेंगे। बाकी 3 मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए रश करते हैं। लंबी तलवार वाला लड़का और सफेद बालों वाली लड़की तेजी से मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ एरिक्सन अपने स्पीयर का इस्तेमाल करता है और इसे इतना जोर से फेंकता है कि एक बार में बहुत सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। केसनर ये सब देख रहा होता है और उसे लगता है कि मॉन्स्टर्स की गिनती के हिसाब से उनका पेस बहुत तेज है। रिकी बोलता है कि ये डेमोनिफिकेशन फ्यूजन के कारण हो रहा है। तीनों अपना डिवाइन ब्लड जागृत करते हैं। केसनर फिर मोड और रिकी से कहता है कि वो साइक्लॉप्स को संभालें क्योंकि वो ईटेन को संभाल रहा है। केसनर का ऑर्डर सुनकर दोनों जल्दी से मूव करते हैं। एम साइक्लॉप्स के सामने आता है और अपने मना का इस्तेमाल करके उस पर पंच करता है। मोड का एक पंच बहुत है 2 साइक्लॉप्स को मारने के लिए। राइक ये देखकर सोचता है कि मोड सच में कुछ खास है। तभी एक बड़ा रेड डेमोन राइक के सामने आता है। डेमोन अपने मुंह में मना इकट्ठा करता है और उस पर लॉन्च करने वाला होता है। तभी मोड उड़ते हुए आता है और डेमोन को चेहरे पर पंच करता है। डेमोन का अटैक तोड़ दिया जाता है जब उसका जबड़ा पंच से टूट जाता है। एम फिर राइक को राइट से अटैक करने का सिग्नल देता है। दोनों मिलकर डेमोन पर कॉम्बो अटैक लॉन्च करते हैं और डेमोन दोनों से हिट होने पर घुटनों के बल गिर जाता है और दर्द से चीखता है। मोड डेमोन के पास आता है और उसकी आंखों पर हिट करता है। रिकी मोड की ताकत देखकर शॉक होता है और इस बार उसे मोड को सच्चा मॉन्स्टर समझ आता है। मोड का पंच लगते ही डेमोन एक्सप्लोड हो जाता है। रिकी अपने मना शील्ड का इस्तेमाल करके मोड और अपने आप को कवर करता है। मोड रिकी को धन्यवाद देता है उसे कवर करने के लिए। रिकी मोड से कहता है कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए और केसनर के पास जाना चाहिए क्योंकि वो पहले से ही सेंटर की तरफ जा रहा है।
जब वो वहां पहुंचते हैं, दोनों देखते हैं कि केसना 5 उड़ते डेमन से घिरा हुआ है। तभी मोड एक अनजान घर में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। उस पल उसकी कानों में एक आवाज आती है जो कहती है कि ये इम्प्रेसिव है कि वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ठीक है। मोड फिर आगे देखता है और देखता है कि एक प्राणी एक बड़े थ्रोन पर बैठा है और बहुत सारी मना इमिट कर रहा है। थ्रोन के पीछे एक बड़ा गेट है। ये देखकर मोड समझ जाता है कि ये गेट डीप डायमंड वर्ल्ड और इस दुनिया को जोड़ता है। मोड को ये भी समझ आता है कि वो अभी डेंगॉन के सबसे गहरे हिस्सों में है और थ्रोन पर बैठा प्राणी डेंगॉन कोर है। डेमन खड़ा होता है और कहता है कि वो बैरोन उल्टास है, जो कि फॉर्मिडेबल डार्कनेस के रूप द्वारा चुना गया है। दूसरी तरफ रिकी शॉक्ड होता है देखकर कि मोर चले गए हैं। वो केसना से कहता है कि मोर कहाँ गायब हुआ। केसना पूछता है कि मोर की वैनिश होने की एग्जैक्ट जगह क्या है। रिकी कहता है कि उसे फॉलो करें। जब दोनों थोड़ा आगे चलते हैं तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। मॉडर डेमन बैरोन उल्टास से पूछता है कि उसे यहाँ सबसे गहरी जगह पर क्यों लाया। डेमन जवाब देता है कि 2 डंजन्स का मर्ज हुआ है और एक और लॉर्ड क्लास डेमन आए हैं जो लड़ने के लिए चिंग कर रहे हैं। दोनों ने बेट लगाई है कि जो हारता है वो यहाँ कोर की रक्षा करेगा और जो जीतता है वो बाहर जाकर डिनर करेगा। रिकी और केसना सरप्राइज होते हैं क्योंकि जीतने वाला लॉर्ड क्लास डेमन उनके सामने आता है। डेमन उल्टास मॉडर से कहता है कि 3 डिवाइन ब्लड थे तो उसने सबसे छोटे को बुलाया क्योंकि उनका मजा और भी ज्यादा होता है। मोर नर्वस होता है क्योंकि उसे लॉर्ड क्लास डेमन के साथ 1-on-1 लड़ना है। डेमना इस डंजन का कोर जितना ज्यादा पावरफुल होता है उतने ही ज्यादा डेमन्स अंदर आ सकते हैं। नॉर्मल डेमन्स के रैंक्स लो क्लास इंटरमीडिएट डेमन्स हैं, जबकि लॉर्ड क्लास डेमन्स के रैंक्स माकी, काउंट, वाइकाउंट, अर्ल और बैरोन हैं। इनके ऊपर मोनोक लेवल डेमन्स ड्यूक और ग्रैंड ड्यूक हैं। बैरोन एक पावरफुल डेमन होता है जो मोस्ट एडवांस वॉरियर्स को एक साथ मार सकता है। केसना बहुत गुस्सा है क्योंकि वो मोर की चिंता कर रहा है। जब डेमन मूव करने वाला होता है, आर बीच में आता है और केसना से कहता है कि वो इस फाइट में मदद करेगा। केसना आर से कहता है कि वो इस फाइट के लिए काफी है और ये कहकर अपनी डिवाइन ब्लड स्टेट को जगाता है। केसना और डेमन के बीच फाइट शुरू होती है। मॉडर भी अपनी डिवाइन ब्लड जगाता है क्योंकि वो लॉर्ड क्लास डेमन से लाइटली नहीं ले सकता। डेमन को जब मॉडर का अवेकेन स्टेट दिखाई देता है वो कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं। तब मॉडर उसकी तरफ रश करता है और किक मार देता है। किक लगने पर डेमन पीछे स्लाइड होता है और समझता है कि मॉडर उससे ज्यादा पावरफुल है। डेमन फिर एक ह्यूज स्पेल डांस ऑफ द फायर स्पिरिट यूज करता है और मॉडर पर थ्रो करता है। मॉडर अपनी मिराज ब्रेक से स्पेल का काउंटर करता है और दोनों अटैक टकराते हैं जिससे ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। डेमन हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मॉडर मर गया। उस वक्त मॉडर स्मोक का कवर यूज करता है और डेमन पर एम्बुश करके क्लियर हिट करता है। डेमन वॉल पर जाकर टकराता है। मॉडर वहां नहीं रुकता, बहुत सारे इम्पल्स बॉलर्स क्रिएट करता है और डेमन पर थ्रो करता है। बॉलर्स डेमन को हिट करती हैं। मॉडर ने बहुत फाइट्स की हैं, लेकिन इस बार वो अपना सब कुछ लगा रहा है। डेमन अपनी मना यूज करके इम्पल्स बॉलर्स से निकलता है और उसका अपीयरेंस थोड़ा बदल जाता है जिससे ज्यादा मना रेडिएट होता है। डेमन फिर मॉडर की तरफ रश करता है। मॉडर वर्ल्ड फ्रेगमेंट की पावर यूज करने लगता है और डेमन की तरफ आगे बढ़ता है। दोनों टकराते हैं और कोई भी दूसरे पर ओवर पावर नहीं कर रहा। डेमन अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकालता है और मॉडर पर स्विंग करता है। मॉडर मुश्किल से अटैक डॉज करता है और डेमन की तरफ जंप करके क्लीन पंच मारता है। पंच लगने पर डेमन का सर टूट जाता है और उसका शरीर मेल्ट होता है और एक रेड ऑर्ब डेमन के शरीर से बाहर आता है। मॉडर उस ऑर्ब को डंजन का कोर पहचानता है। कासल के बाहर केसना भी डेमन को मार चुका है और मॉडर की तलाश में कासल की तरफ जाने वाला है। और इसके साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आप अगला पार्ट चाहते हैं।